शॉर्ट फिल्म तकरीबन 1388 हो गए। 1388 मतलब पूरा ये तो चैनल ही हो गया। एक नॉर्मल कैरेक्टर एक्टर कितना अर्न कर लेता है? हाईएस्ट पर डे एक दिन का 5.5 लाख। क्या होता है एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ कि वो धीरे धीरे चीजें डाउन होने लगती है इतना पीक देखने के बाद? हाँ। इरफान भाई कौन सा रोल करने वाले थे? वो वसूली भाई वाला जो मुकेश तिवारी ने किया। दबंग ने जो हाइप क्रिएट किया था और सलमान खान का जो इमेज बिल्टअप किया था, उसके बाद दबंग से ही वो बाहर हो गए। वहीं पे आज उनके नाम पे कंट्रोवर्सी हो रही है बिश्नोई वाली, क्यों बार बार निकल के आ जाती है? मैं फिल्में नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, मैंने आज तक एक भी वेब सीरीज नहीं देखी। एक्टर जो होता है ना, वो बोलता मैं क्या कर रहा हूँ, बोले जिम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बोले डांस कर रहा हूँ, और एक्टिंग बोले मालूम नहीं। है ना? टैगलाइन यहाँ पर स्विच ऑन स्विच ऑफ, वो भी मतलब अद्भुत है, क्योंकि यही तो एक्टिंग। सलमान भाई जो भी उनका चले, लेकिन वो चल रहे हैं दुआओं की वजह से। ऐसी ये दुआएं आपके साथ लग रही है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। बड़ी बड़ी फिल्म में छोटे छोटे रोल, लेकिन छोटे छोटे रोल में बड़े बड़े काम, और इतने अच्छे काम कि वो रजिस्टर हो जाएं, आपको याद रह जाए। उसके बाद वही छोटे रोल कैसे बड़े में कन्वर्ट होते हैं, क्यों प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हीं को रेगुलर अप्रोच करते हैं, उनके साथ कंटिन्यूटी में काम करते हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, जिनके साथ आपको ने पहले भी पॉडकास्ट देखा हुआ है और वो लगातार बने रहते हैं कुछ नए अपडेट के साथ है। राजकुमार कनौजिया, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स राजकुमार भाई। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर वीरेंद्र भाई। इट वाज रियली, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड आई एम रियली हैप्पी। रियली मैंने जो कहा अभी शुरू में कि बड़ी बड़ी फिल्में छोटे छोटे रोल, ये ना कई लोग जब करियर बनाने की सोचते हैं तो बड़ा घबराते हैं, लेकिन आप वही हैं कि छोटे रोल में आप ऐसी सेंचुरी मार के निकलते हैं कि पूछिए मत, है ना? तो ये जो रजिस्टर करके निकल जाते हो, छोटी सी झलक में काम कर जाते हो, ये कला क्या है? क्योंकि मेरा मानना है, जैसे आपने अभी कहा कि ये कला क्या है, तो अगर आप में कला है और आप सर्वगुण संपन्न हैं, तो रोल छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता है। आपकी सोच, आपका अभिनय मायने रखता है। तो इसमें आप कितना अपना 100% दे सकते हैं, कितना योगदान कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ये निर्भर करता है किसी भी कलाकार पर। तो वो मेरी कोशिश यही रहती है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल करे। रुकिए ज़रा, आपके लिए एक टास्क है। पॉडकास्ट के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब आपको देना होगा। अगर आप सवाल का जवाब देते हैं तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए होगी कि आपने पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, और दूसरी बात ये होगी कि आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो लास्ट में पूछूंगा, इसलिए लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। ओके, नॉर्मली कहते हैं कलाकार जो होते हैं वो नंबर्स में काम नहीं करते हैं, लेकिन आज की जनरेशन को ना नंबर्स चाहिए होते हैं, है ना, फैक्ट्स चाहिए होते हैं। तो राजकुमार भाई, आपने अभी तक कितनी फिल्मों में, कितनी एड फिल्मों में, कितनी, और अभी जैसे बता रहे थे शॉर्ट फिल्म में कितने काम कर रही हैं? शॉर्ट फिल्म तकरीबन 1388 हो गए। 1388 मतलब पूरा ये तो चैनल ही हो गया। और ये 28 साल के करियर में। हाँ। और विज्ञापन हो गए 350 से ज़्यादा। 350 से ज़्यादा। और फिल्म में 150 से ज़्यादा। तकरीबन सारे बड़े ब्रांड्स क्यों हुए आपने? मैं बिल्कुल सिर्फ बड़े ब्रांड्स। सिर्फ बड़े ब्रांड्स। एड में तो मैं एक अपनी मेरी तूती बोलती है। तो और फिल्म्स कितनी हो गई अभी तक? जी, फिल्म्स 150 के ऊपर हो गए हैं। 150 के ऊपर, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल सब इंक्लूड है। नॉर्मली ये होता है कि एक्टर तो एक्टिंग ही करना चाहता है, लेकिन बाद में जब उसकी पहचान बनती है, वो कई बार ऑडियंस बनाती है, कई बार डायरेक्टर बनाते हैं। तो ये जो कॉमेडी वाली छाप लगी, ये अपने आप लगी या ये पर्पसफुली थी? नहीं, देखिए, डेलिब्रेट तो एक्टर कुछ नहीं करता है, और एक्टर होता है, उसका कोई मापदंड नहीं होता है। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं सारे तरह के रोल पहले ही करने लगूं, लेकिन जैसे सोचते वैसा होता नहीं है, सब कुछ सुनिश्चित है। तो मेरी पहली फिल्म थी स्टाइल, जो कि मतलब पहली हिट फिल्म। उसके पहले मैं कर चुका था 4-5, लेकिन स्टाइल जो है वो बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। तो उसमें चूँकि कॉमेडियन था मैं, तो वो एक स्टीरियोटाइप, एक छाप पड़ गई कॉमेडी की, तो इसलिए फिर वही चलता रहा, और फिर मरता क्या नहीं करता, तो मैं करता गया। लेकिन अब जाकर के जब से ये OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तब से मुझे हर तरह के रोल करने को मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने राणा नायडू देखी होगी मेरी, तो उसमें नेगेटिव रोल करने मिला। फिर सनफ्लावर सीज़न 2 कुछ अलग मिला, द गुड वाइफ्स में अलग मिला।
तो अब द पेपर ट्रायल मेरा आने वाला है, उसमें मेन नेगेटिव हूँ, प्रॉपर मेन विलन। ओके। तो अब जा कर के एक्सपेरिमेंट होने लगा है मेरे साथ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट ना पहले एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब एक दो लोगों के साथ होता था, जैसे प्राण साहब के साथ हुआ कि भाई पहले नेगेटिव रोल किए, लेकिन बहुत हद के बाद उन्हें करेक्टर रोल मिलने शुरू हुए। बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब जो दौर बदला है, ये डिजिटल मीडियम आया है, इसमें अब जो एक्सेप्टेंस आ गई कि कलाकार को कलाकार की तरह देखने लग गए, ये बड़ा अच्छा हो गया ना। बिल्कुल, है ना। इससे ये फायदा हुआ कि आपको अब वो एक्सपोजर मिल रहा है जो आप चाहते थे। हाँ बिल्कुल, वाकई OTT एक बहुत अच्छी पहल है। और इसमें और सबसे अच्छी बात, OTT में अगर फिल्मों से हम कंपेयर करें तो इसमें एक्टर को फ्रीडम दिया जाता है और एक्टर को मतलब उसकी जो भड़ास है वो निकालने का पूरा अवसर दिया जाता है। तो इसलिए बनिस्बत इसके कि फिल्मों के हम OTT में ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं। कौन सा ऐसा रोल था जब आप कर रहे थे तो आपको लगा यार मज़ा आ गया लाइफ का यार? ऐसे तो हासिल एक फिल्म है, अगर आपने देखी होगी तो तिग्मांशु धूलिया की डेब्यू फिल्म थी, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और न कि सिर्फ मुझे मज़ा आया बल्कि साथी कलाकार इरफान खान और भी बहुत से लोग थे, सभी लोग की बहुत एक अनोखा तालमेल हो गया था, अद्भुत एनवायरनमेंट था। तो वो एक बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट वो मेरी एकमात्र ऐसी फिल्म है कि जब इलाहाबाद में 1 महीने के बाद जब पैकअप हुआ था, लिटरली हम रोए थे। बहुत तकलीफ हुई थी। नहीं तो अमूमन जब पैकअप होता है लंबा लंबा शेड्यूल तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, चलो घर चल रहे हैं, लेकिन तब तकलीफ हुई थी क्योंकि इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मुझे ये भी लगता है हासिल फिल्म अपने मामले में कई मामलों में अलग है। जैसे हासिल से ही तिग्मांशु धूलिया का नाम एकदम ऊपर आया, इरफान भाई की पहचान बनी उस फिल्म से। तो क्या फिल्म बनते टाइम ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है मैजिक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। इनफैक्ट आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि तभी सिर्फ वरुण बड़ोला थे जो बहुत पॉपुलर थे। हाँ, जो नोन फेस था। नोन फेस था क्योंकि उनका कोई सीरियल था और सब कुछ नहीं था उसमें। तिग्मांशु भाई की पहली फिल्म थी, DOP भी नहीं, कोई भी ऐसे मकबूल नहीं था उसमें, कोई भी नहीं। और बस सबकी तरफ फायर था और लगे हैं। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है कि किसी ने कहा था कि ये तो हासिल फिल्म ऐसे लग रहा है शूटिंग के वक्त जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के ऊपर कहानी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। डॉक्यूमेंट्री बन रही, फिल्म भी नहीं मान रहे थे। हाँ, कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। क्या है ये वो, ऐसा भी था माहौल। लेकिन बोलते हैं तो इरफान भाई का करिश्मा तब नज़र आ रहा था आपको? देखिए, इरफान भाई हम लोग पहले से ही जानते थे। मैं और इरफान भाई बहुत पहले से हम एक दूसरे को जानते थे। इनफैक्ट बहुत पहले मेरी काइनेटिक हुआ करती थी और हम साथ घूमे हैं। अच्छा। मतलब ऑफिस भी गए हैं। बहरहाल तो इरफान खान पहले से ही अच्छे अभिनेता थे और ख़ासकर हासिल में उन्होंने मतलब 100% उनको मतलब छोड़ दिया गया था। टिशू भाई और वो बहुत अच्छे दोस्त थे और टिशू भाई ने उनको कसम दिया था कि जिस दिन मैं डायरेक्शन में डेब्यू करूँगा तुमको बहुत अच्छा रोल दूंगा, जो उन्होंने किया। और इरफान को छोड़ दिया गया था कि जो करना है करो, खुल के करो, जो उन्होंने किया। तो तभी ये हो गया था कि अपने आप में क्लास था। मतलब इरफान भाई कभी कभी लगता था कि यही एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। जबकि वो हमारे दोस्त थे, फिर भी ऐसा लगता था कि कर क्या रहा है अगला, क्या है। और तभी एक किस्सा सुना था आपको। मेरा तभी स्टाइल फिल्म का प्रोमो चल रहा था और मेरा प्रोमो में मेरी लाइन थी, एक फिल्म गाना था उसमें स्टाइल में रहने का, तो उसमें एक मेरा लाइन की लिपसिंग थी और वही बहुत चला है, फ्रीक्वेंट हैमरिंग था। चूँकि मैं ऐड वाला था तो इसलिए उन लोग उसको एनकैश कर रहे थे। तब इरफान भाई मुझे बोलते थे, यार इस फिल्म से तो तुम्हारी निकल पड़ेगी यार दोस्त। मैं बोला हासिल से आपकी निकल पड़ेगी, लेकिन उनको विश्वास नहीं था। मैंने बोला आपकी हासिल से यकीनन निकल पड़ेगी और वही हुआ। और उनको सच में नहीं, बस ये है कि एंजॉय कर रहे थे वो। इरफान भाई की सक्सेस तो बहुत सारी पब्लिक ने देखी है और छोटी सी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कामयाब ज़िंदगी जी है। मैं तो यही कहूँगा जो डायलॉग है आनंद फिल्म का कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। Exactly. वो जी के वो गए हैं, वो उतना कर गए जितना लोग सोच भी नहीं सकते 100 साल की उम्र में। इनफैक्ट बीच में भी कई हाल फिलहाल कोई पॉडकास्ट में मैंने कहा भी कि हमें मलाल नहीं करना चाहिए और बहुत अच्छी पारी खेल करके गए वो। बहुत अच्छी ज़िंदगी जी करके गए। तो मैं तो देखा है सामने कि उनका संघर्ष कैसे रहा। मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने बोला आपकी काइनेटिक थी और आप लोग घूमते थे, तो
उस टाइम पे जब ये होता ना कि भाई तू भी ऐसे ही है मैं भी ऐसे ही हूँ, दोनों लोग घूम रहे होते हैं और फिर एक दिन ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है आपके लिए भी और उनके लिए भी, तो लोगों ने उनकी कामयाबी देखी है और लोग बोलते हैं रातों रात स्टार बन गया, लेकिन उन रातों के पीछे कितनी रातें लगाई गई हैं सवाल है। वो बहुत बड़ी होती हैं, बड़ी काली होती हैं और उसके बाद वो उजियारा देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे इरफान भाई साइकोलॉजिकली आपको कैसे लगते थे? बहुत स्ट्रांग थे, उनको उम्मीद थी कि एक दिन कर जाएंगे, क्या लगता था? देखिए, जितना मैंने उनको जाना समझा है, संघर्ष के दिनों की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन तो रहता ही है और पता ही नहीं चलता है कि फ्यूचर क्या है, समझ में ही नहीं, फ्यूचर टॉर्चर है कि फर्नीचर है समझ में ही नहीं आता है आगे है क्या। तो वैसे इरफान भाई के साथ भी था, हमारे साथ भी था कि आगे क्या मालूम नहीं, लेकिन हम सब उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद तो रखते ही है कि नहीं चलो कुछ तो होगा। और यही वजह है कि जब हमें कोई सुनहरा पल दिया जाता है तो उसको हम अच्छे से पूरी करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, लेकिन ये थे कि वो पहले से टीवी करने के लिए बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे, उनको टीवी करना पसंद नहीं रहता था। हाँ, लेकिन काफ़ी किया फिर भी। हाँ, तो वो तो फिर ऑफकोर्स इसलिए आप भी जानते हैं टीवी अधिकांश लोग क्यों करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अच्छे एक्टर की, तो वैसा रहता है। ओके, अब आपकी फिल्म स्टाइल जो थी वो फिल्म में जो कला, ये सेकंड फिल्म थी ना एक्सक्यूज मी के बाद? नहीं, पहले स्टाइल थी, बाद में एक्सक्यूज मी। तो स्टाइल में थे साहिल साथ में, तो आज वो कोई और काम कर रहे हैं, वो एक्टिंग में नहीं, लेकिन आप एक्टिंग ही कर रहे हैं, आप कैसे जमे रह गए? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो उसे एक्टिंग करते ही मर जाना चाहिए और एक्टिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो वाकई एक्टर, हाँ, तो उसे एक्टर बनना ही तब चाहिए जब उसे लगे कि अब वो और कुछ इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता, तभी। और रही बात साहिल शर्मन तो खैर पहले से ही फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था और मैं दोनों को पहले से ही जानता था, मतलब फिल्म के पहले। हाँ, एक इंटरेस्टिंग किस्सा बता दूँ, मेरी जो पहली फिल्म थी उसमें शर्मन जोशी भी लॉन्च हुए थे। अच्छा। एक फिल्म थी जो मेरी पहली फिल्म थी, इट्स कॉल्ड, नहीं मेरी सेकेंड फिल्म थी और फिल्म का नाम था कहाँ हो तुम, विजय कुमार डायरेक्टर थे। तो उसमें हम 5 लोग डेब्यू कर रहे थे, शर्मन जोशी, सोनू सूद, इशिता अरुण, इला अरुण की बेटी, समीर सोनी और मैं। ओके। तो वो हमारी पहली फिल्म थी उसमें। तो ये स्टाइल हमारे शर्मन के साथ सेकंड बार करा था और साहिल मेरे घर के पास ही रहता था, ही वॉज माई नेबर। तो साहिल को भी मैं पहले से जानता था। भाई, ये आपने जो कहा कि एक्टिंग करते हुए ही उसको ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इन्हीं झटकों को नहीं देख पाते और फिर वो लाइन चेंज कर लेते हैं, प्लान बी पे चले जाते हैं। लेकिन आपने कमाल किया कि उसी पे टिके हुए हैं, क्योंकि संघर्ष तो आपने भी देखा होगा, अभी भी उतार चढ़ाव देखते ही होंगे, चाहे कितनी भी कामयाबी आ जाए। आपने कभी सेट पे ऐसे इम्प्रोवाइज़ किया कि कोई कैरेक्टर मिला, आपको लगा यार जान नहीं है, चलो उसको इम्प्रोवाइज़ करके मैं बनाता हूँ? जब एक्टर सेटिस्फाइड नहीं होता तो करता है ना कि यार इसमें कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, तो इम्प्रोवाइज़ कितना करते हो आप और किस लेवल तक ले जाते हो उसको? टचवुड, जब हम अभी तो हमको छोड़ दिया जाता है, एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और मैं बहुत इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है इम्प्रोवाइज़ करना, लेकिन सटीक इम्प्रोवाइज़, ऐसा नहीं कि रायता फैला दूँ या किसी ने उंगली दिया तो हाथ पकड़ लूँ, अच्छे से सटीक इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, बहुत इम्प्रोवाइज़ करता हूँ। हासिल में भी बहुत इम्प्रोवाइज़ किया और काफ़ी हर फिल्मों में लगभग अगर मेरा मानना है कि अगर आप सशक्त एक्टर है तो कोई आपको सोना दे तो सोने पे सुहागा करो। ओके। तो ये मैं करता रहा हूँ हर जगह, फिर चाहे वो एड फिल्म हो, कुछ भी, कहीं भी। क्योंकि कमाल का एक्टर उसी को माना जाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बीइंग ए मेंटर भी, और जितना मैंने एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखा कि जो एक्टर बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज़ करता है उसको एक्टर मानते हैं, क्योंकि बनी बनाई लाइन तो कोई भी बोल देता है। फिर जो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करता है उसको मानते। तो ऑब्जर्वेशन को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो? आपके ऑब्जर्वेशन पे मैंने एक्टिंग का एक डेफिनेशन बनाया खुद ने, तो उसमें आपकी बात आती है, वो ये कि अंग्रेजी में एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन एज पर द स्क्रिप्ट डिमांड्स, एंड फॉर विच वी नीड टू ऑब्जर्व द पीपल, absorb the people and explore the people in our own very own way. Oh, great, 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 super, तो awesome. ऑब्जर्वेशन बहुत अहम कड़ी होती है एक्टर के लिए। विदाउट ऑब्जर्वेशन वही सबसे बड़ा होमवर्क है। हम तो मेंटोर हैं, तो आप भली भांति अवगत होंगे इससे कि बिना ऑब्जर्वेशन के कुछ संभव ही नहीं है।
तो ये जो चीज़ है, क्योंकि कई बार कई लोग ना बहुत अच्छी एक्टिंग सीख लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करते वो। तो मैंने देखा उनका जो एक्टिंग होती है वो बड़ी एफर्ट वाली दिखती है, मेहनत वाली दिखती है, आर्टिफिशियल लगती है, रोबोट, वो नेचुरल टर्म नहीं आ पाता है वो और मेरा मानना है एक एक्टर तब कामयाबी से कदम चूमने लगती है जब वो सहज हो जाता है कैमरा के सामने। जिस दिन सहजता हाथ लगती है, मतलब जैसे आपने कहा एफर्ट, जिस दिन एफर्टलेस हो जाए ना तो वो एक्टर है, तो फिर एक्टर। हाँ, सही बात है। और अगर नहीं है तो फिर वो ओवर एक्टर ओवर एक्टर, फिर वो कोशिश कर रहा है अपने आप को। अटेंशन सीकर एक्टर्स होते वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते ज़बरदस्ती, मैं कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए, सहजता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है जो बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये फील्ड को अनसर्टेन माना जाता है और आपने कमाल काम किए हैं अभी तक। एक नॉर्मल कैरेक्टर एक्टर ऑन एन एवरेज जब उसको एक रोल मिलता है तो वो कितना अर्न कर लेता है? टू बी ऑनेस्ट विथ यू, हमेशा डिफ़र करता है, या फिर यूँ कहे कि जैसे लोग मिलते हैं वैसा पैसा मिलता है। और हाँ, लेकिन ये है कि एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या मालूम वीरेंद्र जी, हमारे यहाँ ना अधिकांश जगह वन तरफा गेम हो गया, एक तरफा गेम है, वन वे प्रोसेस, यानी कि वो लोग इस प्रोसेस को वन वे मानते हैं। वो हो गया इस तरह से कि जो एक्टिंग दे रहा हो, तो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, सब तो भाई एक्टर को ज़रूरत है, जबकि ऐसा कतई नहीं। हम दोनों की दूसरे की ज़रूरत है, जितनी प्रोड्यूसर को एक्टर की ज़रूरत है उतनी ही एक्टर को प्रोड्यूसर की ज़रूरत है, या डायरेक्टर की। ये सब एक कलेक्टिव टीम वर्क है। राइट। और जिस दिन ये टीम वर्क को वननेस आ जाए ना, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और जितना हम डिज़र्व करते हैं उतना मिलता नहीं हमको, या बहुत से मापदंड होते हैं फ़ी को लेकर के। लेकिन अब जा कर के चूँकि अनुभव है और मैनेजर हो गए हैं, अभी एजेंसी हायर कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने अभी एजेंसी ज्वाइन किया है तो अब पैसा मतलब बहुत अच्छा मिलता है, जो कभी कल्पना नहीं की थी। तो इससे पहले मैं स्टाइल के बारे में जैसा बताऊं, मेरी बहुत सी फिल्में ऐसी है, स्टाइल आपने छेड़ा टॉपिक, तो स्टाइल में एन चंद्रा, मैं खुलेआम नाम लेना चाहूँगा। एन चंद्रा ने मेरे कुछ 45-50 हज़ार में साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, और साइनिंग अमाउंट भी नहीं दिया था, और पैसे आज तक नहीं मिले। ओके। और आज की डेट में आप शायद उससे ज़्यादा पर डे ले लेते होंगे? आज मेरा एड फिल्म में हाईएस्ट पर डे एक दिन का 5.5 लाख। 5.5 लाख? हाँ, वो मैंने मोटरोला मोबाइल का कैंपेन किया था, एक दिन का मिला था। और मेरा लोवेस्ट अभी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जैसे आपने कहा उतार चढ़ाव, तो हम हर फेज देखते हैं, और वो सबके साथ होता है, और होना भी चाहिए, और रेगुलर हम देखते हैं। बट अगर फिल्मों की बात करें तो ऑन एन एवरेज 50,000 to 75,000 लाख रुपीस पर डे अप्रॉक्सीमेटली होता होगा? हाँ, वैसा हो जाता है। अब मैनेजर होने से 1.5-2 लाख भी चला जाता है। राइट। तो अब ये चीज़ हो गई कि अब हमारे बॉलीवुड में भी अब ऑर्गेनाइज्ड होने लगा है। अब वो 1-to-1 वाली बात नहीं रह गई है, क्योंकि कलाकार कई बार अपने लिए कह नहीं पाता ना। हाँ। वो बड़ी दिक्कत होती है कि तो हाँ यार चलो कर देंगे काम, है ना। और अभी आपने जो बात की एन चंद्रा की, एन चंद्रा ने भी अपना एक ट्रेडमार्क बना लिया था, है ना। और उनके डायरेक्शन में भी बाद में चीज़ें धीरे धीरे देखा गया कि कम होती चली गई। ऐसा क्या होता है एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ, कि वो धीरे धीरे चीज़ें डाउन होने लगती है इतना पीक देखने के बाद? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, समय के साथ चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरा मानना है जो टाइम का नहीं, टाइम उसका नहीं। और समय के साथ चलने वाले बहुत कम रह गए हैं। मिसाल के तौर पर बच्चन साहब समय के साथ चल रहे हैं, आज तक चल। यश चोपड़ा समय के साथ चले, जाते जाते भी अच्छी फिल्म दे गए। तो वो इसलिए नंबर 1 उनकी नीयत में खोट नहीं थी, नंबर 2 ईमानदार काम के प्रति। चंद्रा जी बहुत अच्छे टेक्नीशियन, वेरी गुड डायरेक्टर, लेकिन जैसे मैंने कहा नहीं मिले। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको रोक देती हैं। अदरवाइज ही वॉज इमेंसली टैलेंटेड, गॉड गिफ्टेड, मतलब व्हाट अ डायरेक्शन। मैं सच में मतलब देखता था कि क्या तो एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर वो लेकिन किंतु परंतु आ जाता है। क्योंकि उन्होंने मुझे स्टाइल मिली कैसे थे मैं बताना चाहूँगा। मेरा एक तभी स्टार टीवी में ऐड आया करता था, स्टार टीवी का प्रोमो, जो टीवी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा विज्ञापन था। 1.5 मिनट का ऐड था वो, तो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में चल रहा था। तो चंद्रा साहब ने मुझे वाया कांटेक्ट करवाया जैसे तैसे, और मुझे बुलवाया, और मुझे सिर्फ ऑफिस में बोला बोल के दिखाओ ना। और भी लोग थे ऑफिस में, मैं बोला ये ऐसा है।
कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आप ही कर रहे हो क्या। तो इस तरह से मिला था, नाइस ऑफ हिम, लेकिन पैसे नहीं मिले, उस बात का आज भी तकलीफ है। हालांकि उसके चलते मैंने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि स्टाइल बहुत पॉपुलर हो गया था, और स्टाइल की वजह से ऐसा कोई कॉलेज नहीं है महाराष्ट्र का जहाँ मैं ऐसे चीफ गेस्ट नहीं गया और लिफाफे नहीं मिले, तो बहुत लिफाफे बनाए। एक और फिल्म है जिसकी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी है, वो है गोलमाल, है ना। गोलमाल में क्या गोलमाल हो गया कि आप गोल हो गए। और ये पहली मर्तबा मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए ऑन कैमरा बोलने जा रहा हूँ ये बात। मैं ऐड में बहुत चर्चित चेहरा हो गया था, बहुत। इनफैक्ट एक समय ऐसा भी था कि मेरे एट अ टाइम 11 ऐड भी चले हैं टीवी पर, और सारे ब्रांडेड, बिग ब्रांड, और सारे बड़े ऐड फिल्म के साथ काम करता था मैं। तो मुझे नीरज वोरा ने बुलवाया कि मैं मिलना चाहता हूँ ये वो, तो मैं गया भाई। तो कोई फिल्म वो कर रहे थे, नाम मैं बोल रहा हूँ, ए से था, आवारापन, या अक्षय खन्ना हीरो थे। ओके। नाम याद नहीं आ रहा। तो बोले अक्षय खन्ना के 4 दोस्त थे, उसमें से आप एक, लेकिन आप मेन दोस्त, ऐसे। तो मैं बड़ा ये करता था, मुझे मतलब आज भी कॉफ्ट होती है, दोस्त ये वो, लेकिन कर लेते थे चलो, लेकिन आज भी मुझे कॉफ्ट होती है, क्योंकि मुझे कैसा है, मुझे ना भले एक सीन दो लेकिन मेरा सीन दो, मुझे वो फ्रेम शेयर करने में मज़ा नहीं आता, या फिर ऐसा हो कि वो कुल मिलाकर सीन ऐसा हो तो कि सबका कलेक्टिव टीम, वो अलग बात है। बहरहाल तो मैं नीरज जी से मिलने गया, तो बोले अक्षय खन्ना 4 दोस्त उसमें से एक करना है आपको, तो ऐसा सा रोल है, नरेशन दिए, मुझे अच्छा लगा। पैसों की बात आई तो बहुत बुरा लगा क्योंकि और मैं पैसों मामले में थोड़ा एडमेंट और रिजिड रहता था पहले। तो फिर नाइस ऑफ हिम, वो बोले फिर देखो यार अगर हो सकता, अच्छा हमको तो आप चाहिए। मैं बोला सॉरी, मेरा नुकसान बहुत हो जाएगा, क्योंकि उन दिनों मैं ऐड बहुत करता था, और ऐड में मुझे मुँह मांगा दाम मिलता था, बहुत पैसे मिलते थे। बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, सॉरी। लेकिन अच्छे से डिग्निफाइड तरीके से मैंने ना बोला, और वो मुझे बाहर तक छोड़ने आए। वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, जेस्चर, मुझे छोड़ने आए, और उन्हें ये भी कहा कि आई एम सॉरी आई कांट अफोर्ड यू, लेकिन विल वर्क नेक्स्ट टाइम। फिर पता चला कि मेरा वाला रोल सुनील पाल ने किया था। ओके। तो सुनील पाल ने किया। बहरहाल फिर बाद में बात गई भाई, हम अपने काम में व्यस्त, वो अपने काम में व्यस्त, चलता रहा सीजन। ठीक कुछ अंतराल के बाद मुझे एक फ़ोन आता है कि कहाँ हैं आप, डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, अष्टविनायक प्रोडक्शन। और ये बता दूं, अष्टविनायक पहला ऐसा प्रोडक्शन था जो कॉर्पोरेट टाइप में काम करने लगा था, राइट। पहल किया था उन्होंने। तो बोले तो, और तभी अष्टविनायक का बहुत बोलबाला था, अष्टविनायक, अरे वाह। मैं भागा गया, तब भी कहानी टिकी थी मेरे पास। तो गया मैं, अरे वाह सही है। तो बोले कि एक रोल है और आप ही कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बुलाया। बोला अरे वाह, नो ऑडिशन नथिंग, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी बात, पैसे भी बहुत अच्छे, तब के हिसाब से कुछ 1,20,000 था, जो कि बहुत अच्छा रकम, बहुत अच्छी रकम थी, और रोल भी अच्छा था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। नरेशन दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, साइनिंग अमाउंट लिया, जो आज तक रखा है कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो फिल्म थी गोलमाल, और डायरेक्टर थे संगीत सिवन। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, डायरेक्टर तब संगीत सिवन थे? हाँ, वही बताने जा रहा हूँ, संगीत सिवन डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा मैं तो कुछ कॉम्पिटिशन नहीं, कुछ नहीं, मीटिंग कैसे गया, मेरा यहाँ हुआ, किसने रेकमेंड किया? तो बोला नीरज वोरा ने रेकमेंड किया, और वो डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने आपको रेकमेंड किया, और वो ये बोले कि पैसा नहीं देना। उनको मालूम था। तो बोले मेरे से नहीं हो पाया, आप कीजिए सर। नाइस ऑफ हिम। तो आज वो है नहीं, रेस्ट इन पीस, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो उन्होंने मुझे इस तरह से रेकमेंड किया। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नीचे आया ही, तो जैसे हम सोफे में बैठे हैं, ऐसे सोफे में मनोज जोशी और इरफान खान बैठे हैं। तो इरफान क्या मतलब मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अरे सही है यार ये वो। तो उनको भी मीटिंग के लिए दोनों को बुलाया था। तो इरफान बोला चलो मैं जाता हूँ, अगर है कुछ काम। बोला कुछ नहीं, लाया? बोला हाँ लाया, साथ ही चलते। बोला ठीक है। तो मैं बैठा रहा भाई, वो ऊपर गए, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, वो भी नीचे आ गए। ये नहीं कि मैं ठीक है, अतुल श्रीवास्तव भी था शायद। अच्छा। हाँ, एनीवे, तो भाई हम दोनों ऑफिस से बाहर निकले खुश, यार सही है, अष्टविनायक की फिल्म है, गोलमाल, ये वो, मलाल फलाट इनका सब कुछ। फिर बाद में इरफान भाई, उन दिनों मैं बहुत ऐड कर रहा था, इरफान भाई मुझे फ़ोन कर रहे थे, और ये पहली मरतबा सब बोल रहा हूँ मैं। इरफान भाई मुझे लैंडलाइन हुआ करता था, इरफान भाई मुझे फ़ोन कर रहे हैं, यार अभी तक कौन नहीं आया यार, माजरा क्या है, कब होगी शूटिंग, क्या है?
बोले क्या उन्हें जब आएगा तब करेंगे, मैं तो बिजी, अच्छा चल रहा है, जब आएगा तब देखा जाएगा। बोले यार ऐसे कैसे यार, अभी तक आया नहीं, निशानी भी हो गया, ये वो पता लगाओ यार गुरु, कुछ करो, कनौजिया पता लगाओ। वो कनौजिया ही बोलते थे मुझे, कोई राज या राजकुमार नहीं, कनौजिया पता लगाओ कुछ। तो फिर बाद में मैंने भाई पता लगाया, एक सुरेश सिंह वहाँ थे कास्टिंग में, तो वो अभी वो भी नहीं रहे। तो फिर मैं बोला क्या हुआ, तो बोला यार बैड न्यूज़ है और आप डेट रिलीज़ करो। मतलब मेरे को भी इरफान भाई बोले नहीं आप दोनों का नहीं हुआ, तो आप लोग डेटें अपनी रिलीज़ कर दो। हुआ क्या लेकिन, तो बोले एक्चुअली अभी सेटअप बदल चुका है, अभी रोहित शेट्टी इन की है और रोहित शेट्टी अपनी लॉबी लेकर आए हैं, अपना सब कुछ उनका। तो फिर आज भी वो कॉन्टैक्ट रखा हुआ है, लेकिन पल में आया कि जाऊँ आवाज़ उठाऊँ क्या ये, वो तब सोशल मीडिया इतना था ही नहीं। फिर मैं जाने तो हटा, तो इस तरह से था। और इरफान भाई को बहुत तकलीफ हुई थी, क्या यार। तो इरफान भाई कौन सा रोल करने वाले थे? जहाँ तक मुझे याद है शायद वो वसूली भाई वाला। ओके ओके हाँ, ओके ओके, जो मुकेश तिवारी ने किया। ओके ओके, हाँ शायद से। तो उस हिसाब से तो उनके लिए तो अच्छा ही हुआ। हाँ अगर बाद में देखा हाँ शायद से, मुझे पक्का सिर्फ याद नहीं है, लेकिन जो इस सब डेस्टिनी है, एवरीथिंग। आपने काम किया अभिनव कश्यप के साथ भी, अनुराग कश्यप के, 2 बार किया, 2 बार काम किया उनके साथ आपने। डॉन किया था पहले मैंने, डॉन यानी डिटेक्टिव ओमकार मिश्रा आया करता था शो, टीवी शो, परमित सेठी वो लीड करते थे। तो दैट्स हाउ वी मेट। तो वहाँ उन्होंने फिर मुझे याद रखा और फिर बेशरम फिल्म के लिए बुलाया। बेशरम, तो बेशरम वो बना रहे थे दबंग के बाद, राइट? दबंग ने जो हाइप क्रिएट किया था और सलमान खान का जो इमेज बिल्टअप किया था, है ना, उसके बाद दबंग से ही वो बाहर हो गए, है ना। तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब एकदम से, क्योंकि जब आप नहीं करता है तो मालूम है कि भाई ये डायरेक्टर है, इसने वहाँ तक पहुँचाया, इसने कैरेक्टर डेवलप किया है, ये सब कैसे हो गया एकदम से? देखो मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप बीती रहता है मामला। तो जितना मैं सुना हूँ और जितना मेरा अनुभव के अंदाज पर, क्योंकि अनुराग कश्यप ने भी रिएक्ट किया था, बाद में उन्होंने हटाया सोशल मीडिया से। तो मैं जितना मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे इसका जवाब दे सकता हूँ, वो ये कि जो मैंने पाया बेशरम में, उनको मतलब दबंग का हर कोई देखो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। सक्सेस बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना। तो और उनकी पहली डेब्यू फिल्म इस लेवल पे चली गई थी, तो वो मैंने पाया उनके अंदर। सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, तो लेकिन ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि लोग इससे समझ सकें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जिस लेवल से सफलता मिलती है, वाकई कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो वो सच में, और वो एकदम हो गया था मामला। बहरहाल इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। और मैं पहली मर्तबा रणबीर कपूर के साथ काम किया और बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 दिन काम किया, बहुत अच्छे पर डे मिला था मुझे उसमें। और फिल्म सिटी में दिल्ली बनाया गया था सेट। और ये आपको बता दूं कि जैसे रणबीर कपूर के साथ काम, वैसे मैंने 8 कपूर के साथ काम किया है। जैसे रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर के साथ पेप्सी का ऐड किया है, ऋषि कपूर के साथ एक ऐड किया कप्स एंड, कुणाल कपूर के साथ मैंने ऐड वो डायरेक्ट किए थे, ऐड हीरो मोबाइल कुछ किया था, वो उन्होंने डायरेक्ट किया था। फिर संजना कपूर के साथ मैंने थिएटर किया है। फिर शशि कपूर के साथ एक एक्सटेंसिव कुछ हम लोग इन्वॉल्व थे, वो एक था। रणधीर कपूर के साथ एक फिल्म की है। तो आई एम वन ऑफ दोस्त लकी जो इतने कपूर लोगों के साथ काम कर चुका है। तो रणबीर के साथ आप काम कर रहे थे, तो एक तरफ बोलते हैं ना नेपोटिज्म, तो एक तरफ आप एकदम आउटसाइडर और वो एकदम कपूर, मतलब एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में उनका। मेरे ख्याल से फिल्मी खानदान जितना बड़ा, उतना बड़ा खानदान नहीं होगा फिल्म में। तो आपको उनके साथ काम करने में सबसे खास बात रणबीर में क्या लगी? क्योंकि ये वो टाइम था जब रणबीर उतने बड़े स्टार नहीं बन रहे थे। सबसे बड़ी बात तो देखिए, एक कहावत है कि पेड़ जितना फलों से लदा होता है उतना ही झुका होता है, विनम्र होता है। वो मैंने रणबीर में पाया। वाकई इज़ टू गुड। और मैं हर जगह ये बोल चुका हूँ पहले भी कि मैं हमेशा से ऐसा रहता था कि वो आए और मैं हेलो करूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं ग्रीट करता वही हेलो सर, हमेशा। ऐसा एक दिन हुआ नहीं कि उन्होंने ग्रीट नहीं किया, हेलो सर, रिस्पेक्ट। तो वो मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, उनको वो कुछ कहीं से बाहर से कोर्स कर आके आए, कहीं से, तो उनको बहुत टेक्निकल सेंसिबिलिटीज़ बहुत
अच्छी उम्दा है जो मुझे में नहीं है एज एन एक्टर, तब नहीं थी। तो वो तभी मुझे सिखाते थे कि ये ऐसी लाइट लो, यहाँ से लाइट कट रही है, रुको रुको ऐसा ऐसा। फिर वो बोला कि यहाँ एक ऐसा इम्प्रूव है तो फिर तुम्हारा क्लोज अलग से कटेगा। फिर तो ये बारीकी चीज़ पहली बार किसी ने मतलब को एक्टर बड़ा स्टार से मैं मुखातिब हुआ था, कुछ इस तरह के। मतलब बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं थी उनको, उन्होंने बिल्कुल खुलेआम आपको बताया तो थे। वो मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, तो उस बात के लिए मैं सदा उनका कृतज्ञ रहूँगा। हाँ, और एक बात आपको बता दूँ, अभिनव कश्यप जैसे दबंग 1 के बाद तो फिर मैंने, लेकिन बाद में दबंग 2 हाँ आपने की राइट राइट। तो आप कैसे बने रह गए? दबंग 2 में मुझे बुलाया था अरबाज भाई ने सामने। अरबाज भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है और अरबाज भाई के साथ मैंने एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया है। उन्होंने डॉली की डोली प्रोड्यूस की थी एज ए डायरेक्टर, जो दबंग 2 उन्होंने डायरेक्ट किया था। फिर एज ए को एक्टर काम किया है, निर्दोष फिल्म एक आई थी तो उसमें एज ए को एक्टर काम किया है। तो दबंग तो आपने की सलमान खान के साथ, 8 फिल्में की, मतलब अच्छा खासा समय गुजारा है। और उनके साथ हमेशा ना दो तरफा राय बनी रहती है, ऑडियंस की भी और लोग डाई हार्ट फैन हैं उनके, दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो हेटर्स हैं, जो ट्रोल करते हैं उनको कि वो बहुत मूडी हैं और बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। लेकिन आप उनके साथ 1 to 1 रहे, फ्रेम में भी रहें, ऐसे भी रहें। आपके हिसाब से सलमान खान क्या है? मेरे हिसाब से देखिए, मेरी पहली फिल्म थी उनके साथ गॉड टू सीक्रेट हो, और रोमी जाफरी ने मेरी कास्टिंग की थी, वो उनके राइटर डायरेक्टर थे। और लेकिन ओके सलमान भाई नहीं किया था क्योंकि तब मेरा मिंटो फ्रेश का ऐड आपने देखा होगा, राइट, तो वो उनको बहुत, उनका वन ऑफ फेवरेट ऐड था, तो वो मुझे हाँ तब से ट्यूनिंग हुई थी। और तभी मेरे कैरेक्टर का, किरदार का नाम भी उन्होंने ही रखा था, TLV प्रसाद, कुछ और नाम था, तो उन्होंने बोला नहीं रोमी भाई से कि नहीं ये नाम रखो, तो वहीं से एक ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। और जहाँ तक कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई फाइंड सलमान खान दी बेस्ट। और रही बात मूड स्विंग, वो तो पार्ट एंड पार्शल, सबका अपना अपना किरदार होता है, तो वो उनके नेचर में है। लेकिन सच में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो स्टार है या मैं उनको फ्लैटर करूँ, एग्जैजरेट करूँ, जेन्युइनली इज़ अ नाइस गाय। मतलब मैं आज भी मुझे याद है, हम दबंग 2 की शूट कर रहे थे रिट्रीट शूटिंग बंगलो में, तो वहाँ पर एक लेडी आई और वो रो रो के बिलबिलाने लगी कि आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से है, आज वो बेटा होता नहीं मेरा। और पूरा कुछ अस्पताल का उन्होंने कितने तो लाख रुपए दे दिए थे सलमान भाई ने। हाँ, तो ये सब दुआएं उनको चलाती हैं और वो भी को एक्टर के बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब वो तो लाइन भी बोलते हैं, अरे इनको दे दो लाइन, अरे ये अच्छा एक्टर है इनको लाइन दे दो, ऐसा भी करते हैं वो। और उनके अंदर ज़रा भी इनसिक्योरिटी नहीं है, बहुत तारीफ। और एक बात, सलमान खान हैज़ गॉट अ वेरी एलिफेंट मेमोरी। ओके, बोलते हैं ना, हर बड़े आदमी के पीछे कुछ न कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो उनको बड़ा करती है। सलमान भाई की मेमोरी इतनी शार्प है, मैंने इतनी बार अनगिनत बार काम किया है उनके साथ, आपको ताज्जुब होगा सुन करके। जहाँ ब्लिंक एंड मिस रोल भी है, कई लोगों को याद नहीं रहता, मैं भूल गया था कि दबंग 2 में मेरा कैरेक्टर का नाम क्या था, उन्होंने याद दिलाया, रामसुख पासी। फिर और सब शूट के बीच में अंतराल होते हैं, गैप होते हैं, बहुत लंबे लंबे गैप, दूसरी फिल्म में भी करते हैं। हाँ, लंबे लंबे गैप होते हैं और हमारा लुक चेंज हो जाता है हर बार। तो एक बार कुछ शूट था मेरा उनके साथ, 10 का दम प्रोमो, तो तभी मैं गंजा हो गया था, कुछ फिल्म कर रहा था, तो ऐड में उन्होंने बोला कि ऐसे ही कर, मैंने ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंस था ये नहीं पहचानेंगे, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बड़ा आदमी कहाँ, बड़े स्टार, तो भाई पहचान गए। अच्छा, आप गंजे, तो उसने मेरे जितने भी किरदार है सबका नाम बताया। अच्छा, कि गॉड टू सीक्रेट हो में मैंने तुम्हारा नाम रखा था, TLV प्रसाद, दबंग 2 में रामसुख पासी, तो ऐसे वो हर नाम बताया उन्होंने। तो जहाँ आप लोगों के साथ पर्सनली ये एक एक्सपीरियंस आता है कि यार वो इतने अच्छे हार्ट के मालिक हैं, लोगों की मदद करते हैं, और वहीं पे आज उनके नाम पे कंट्रोवर्सी हो रही है बिश्नोई वाली, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एक अदर साइड है, ये क्यों बार बार निकल के आ जाती है उनके नाम? देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये जो बातें उठती है, अगर टीवी लैंग्वेज में कहे तो TRP का मामला है। ओके, और कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और सही सटीक
जानकारी कोई हासिल करना नहीं चाहता है और assumption पे ही चीज़ें चल रही हैं। assumptions पे चीज़ें सब बहुत वैसे हो गए हैं, प्री कंसीव नोशन लेकर के चलते हैं। तो ये एक विडंबना है हमारे समाज की पहले से रही है। तो वो एक है, इनफैक्ट सच में बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मददगार है बल्कि हर एक चीज़ में जैसे कोई को सपोर्ट करते हैं, कई प्रोड्यूसर को उन्होंने खड़ा किया, आप भी जानते हैं, कई डायरेक्टर को खड़ा किया, कई एक्टर्स तो उनके मतलब है ही, बिल्कुल मानते हैं कि भाई मेरी इनिंग शुरू करा दी उन्होंने। हाँ, तो वो एक है। और ऐसे ही शाहरुख खान भी है, शाहरुख खान के साथ में 3 बार काम किया। शाहरुख खान भी ग्रेट आदमी, बहुत ग्रेट है। राइट। शाहरुख खान आज भी उतनी मेहनत करते हैं सीन से पहले, मैंने सुना। देखिए, मैं उनके साथ 3 मरतबा काम किया है। एक तो मैंने किया था फिल्म फिर भी दिल हिंदुस्तानी, फिर उनकी होम प्रोडक्शन थी, वो होम प्रोडक्शन थी, लेकिन तब 3 प्रोड्यूसर थे। हाँ, तब अजीज मिर्ज़ा, शाहरुख भाई और जूही चावला, ड्रीम्स अनलिमिटेड। फिर बाद में मैंने, और मेरे चेक पे तीनों के साइन होते थे। फिर मैंने उनके साथ किया पहेली, अमोल पालेकर वाली वो की। फिर मैंने उनके साथ किया केबीसी। अगर आपने देखा होगा तो प्रोमो जब उसमें आता है कर ले तो एक सवाल, तो फिर मेरा आता है ये डॉक्टर अपने काम को प्रैक्टिस क्यों कहता है, एंड दैट वाज बीइंग कोरियोग्राफ्ड एंड डायरेक्टेड बाय गणेश हेगड़े। ओके। सो दैट्स हाउ, तो 3 बार काम किया। और मेरा अनुभव ये बताता है शाहरुख खान साहब के बारे में कि सच में जिंदा दिल, फुल्ली चार्ज, एनर्जेटिक, अपने काम से काम रखना, इस टाइप के व्यक्ति है वो। और उनके अंदर वो मिलकर के ज़रा भी दर्शाते नहीं है, हवा नहीं उनमें कि वो इतने बड़े आदमी हैं, जबकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है आज की तारीख में। राइट। बहुत बड़ी, इनफैक्ट उनका तो विश्व में शुमार है वन ऑफ द रिचेस्ट स्टार। लेकिन फिर भी उनसे मिलकर के ज़रा भी आपको एहसास नहीं होने देते हैं कि वो इतने रिच है। राइट। और नॉलेज और टेक्नो सेवी है बहुत। मैं देखा जब तक टिक कट होता था, उनके सारे गैजेट्स जो भी नए नए हैं उनके हाथ में होते थे। ओहो। और वो हमेशा ही वॉज प्री ऑक्यूपाइड। वो चीज़ देखी है। और एक और कलाकार के साथ आपने काम किया, उनका नाम इसलिए लूंगा, सलमान खान की वजह से नहीं लूंगा, विवेक ओबराय। वो इसलिए लूंगा क्योंकि एक अकेले ऐसे एक्टर रहे हैं जिनका एकदम रॉकेट स्पीड से करियर जा रहा था, और उसके बाद अचानक ऐसा डाउनफॉल आता है कि सब पता ही नहीं चलता। मतलब सारे बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम करना, सारी बड़ी हीरोइंस के साथ काम करना, एकदम रॉकेट स्पीड से जा रहा था। उसके बाद उन्होंने फिर आपके साथ काम किया। तो कई बार आदमी की जहनीत में, बाकी चीज़ों में एक नर्वसनेस और एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। क्या ऐसा आपको फील हुआ विवेक ओबराय में? प्यारे मोहन, तो विवेक ओबराय तभी तो बहुत अच्छे लगे मुझे वो, एंड वेरी गुड एक्टर, लेट मी टेल यू। एक्टर अच्छे, वेरी गुड एक्टर। एंड सिंस वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहे, उनकी वॉइस पर कमांड मुझे बहुत अच्छी लगी। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है, हिंदी बहुत अच्छी है, और बहुत जल्दी से डायलॉग कंठस्थ कर लेते हैं, डिलीवरी बहुत अच्छी है, सीन पे वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, और वो एक्टर है प्रॉपर। तो मुझे तो तभी जितना मैंने काम किया था, क्योंकि मैं प्यारे मोहन में कुछ 2-3 दिन की शूटिंग की थी, तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैं ज़्यादा उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। और रही बात आपके कंट्रोवर्सी की, तो मेरे साथ तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बाकी तो सब रूमर है, तो अफवाह पे ना जाए बेहतर है। Okay. कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये वाला रोल अगर मुझे मिल जाता ना, ये पर्टिकुलर फिल्म में ये वाला रोल होता ना, एक्टर हमेशा भूखा होता है, ये वाला रोल मिल जाता ना तो मैं एकदम क्या कर जाता? देखिए वीरेंद्र भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू एंड फ्रैंक, तो यही वजह है कि मैं अपनी और दूसरी फिल्में नहीं देखता। अच्छा, देखते ही नहीं? मैं फिल्में नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, मैंने आज तक एक भी वेब सीरीज़ नहीं देखी। मतलब काम करते हैं लेकिन देखते नहीं? हाँ, मेरे लैपटॉप पे या मोबाइल पे कोई भी OTT नहीं है ही नहीं मेरे पास, मैं एक्टिव नहीं हूँ इसमें। और मेरा रीज़न ये है, मैं ये बहुत जगह बात बोल रहा हूँ, रीज़न ये है मैं दूसरों का काम इसलिए नहीं देखता क्योंकि मुझे फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे आपने कहा कि मुझे मिल जाता तो इसलिए मत देखो। मत देखो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जो मिल जाए उसको कर लो। तो मुझे तकलीफ होती है। और रही बात अपना काम, मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि फिर देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार इसको और बेहतर करना था यार, और अच्छा कर, फिर मायूसी होती है, गिल्ट फीलिंग भी आता है, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। तो वो तकलीफ होती है, तो इसलिए मैं तकलीफ से बचने के लिए देखता नहीं हूँ कुछ।
और फिर मेरा ये भी मानना है कि अपने काम पे लगे रहो। और क्योंकि हम देखते क्यों हैं अमूमन रेफरेंस पॉइंट के लिए, तो वाई टू सी द रेफरेंस, बी द रेफरेंस। राइट। अभी आपने इतने साल इंडस्ट्री में निकाले हैं, एक एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तब समझ में भी आता है कि कौन सी चीज़ें वर्क करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं। एक्टिंग के अलावा एक्टर को उसका बिहेवियर या बाकी और क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं करियर बनाने में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये बहुत कम लोग पूछते हैं, इनफैक्ट नहीं पूछता। आपने पहली मर्तबा किसी पॉडकास्ट में पूछा है। देखिए, एक्टिंग के साथ साथ बहुत सी चीज़ें वर्क करती, सिर्फ अकेला एक्टिंग नहीं। सबसे पहली बात तो एक अच्छे एक्टर को अच्छा इंसान भी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, वो बहुत व्यवहारिक होना चाहिए, और वो तब होगा जब अच्छा इंसान होगा। तीसरी बात, लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए। जो भी लैंग्वेज पर मुखातिब होता है, अगर हिंदी है तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए, खड़ी हिंदी बोलता है तो बहुत अच्छी हिंदी बोलनी चाहिए। वॉइस बहुत मायने रखता है, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत मायने रखता है, और अपनी बात को से कहने आना चाहिए, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी, बिकॉज दैट बिकम्स ईजियर, दैट एनहांस द कैरेक्टर। वो एक एक्टर में होना चाहिए। और उसका पीआर स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो ज़माने के साथ चल रहा है तो सोशल मीडिया में एक्टिव होना चाहिए, और कंट्रोवर्शियल नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, कन्फ्लिक्ट नहीं, अच्छे तरीके से ईमानदारी से वो एक्टिव होना चाहिए, और उसे वो सब चीज़ें करनी चाहिए जिससे काम से काम मिले, उसके रेफरेंसेस यूज हो। और विडम्बना ये है वीरेंद्र भाई, आजकल लोग है ना काम ढूंढने के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने काम पर काम कोई नहीं करता। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, अपने काम पर कोई काम नहीं करता, मतलब एक्टर बनना है लेकिन एक्टिंग को छोड़ के बाकी सब करना है। तो काम पे काम कोई नहीं, सब काम ढूंढते हैं। और दूसरी बात कि इसमें 3 बातें आ जाती हैं। एक तो ये कि जो अपने काम का नहीं हो, कोई काम का नहीं। जैसे कोई है आदमी जो अपने काम का है ही नहीं, तो कोई काम पे। दूसरा, जो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो, कोई काम का नहीं। राइट। तीसरा, काम यानी वासना, काम वासना, जो सिर्फ उसी में है, वो किसी में नहीं है। वो किसी में मतलब आप इस तरह से जोड़ के भी बना लेते हो चीजें। तो ये 3 चीज का इसमें मिश्रण है। राइट। तो यही आप जो कह रहे हो, वो मैंने भी जो आपसे डिस्कस किया, वही कि एक्टर जो होता है ना, वो बोलता मैं क्या कर रहा हूँ, बोले जिम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बोले डांस कर रहा हूँ, और एक्टिंग बोले मालूम नहीं है ना, बोले फिल्में देख रहा हूँ या तो है ना। तो इसी को देख के जब हमारी जो कम्युनिटी है जॉइन फिल्म्स और स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड पे हमने काम किया, और आजकल उसको बहुत एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? एक तो सबसे पहले बता दूं, आप पायनियर रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के। मतलब रियली ये, मतलब मैं सच में मतलब सोचता रह गया जब हमारी बात हुई कि आपके दिमाग में आया कैसे ऑनलाइन का, और वो भी तब जब कोविड भी नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा था, तभी आया। मतलब ये वाकई ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको दाद देना चाहूँगा कि अमूमन खाली मन शैतान का होता है, लेकिन यहाँ शैतान नहीं, यहाँ भगवान बसा है, जो इतनी अच्छी सोच आई आपके अंदर, और ऑनलाइन से सैकड़ों लोगों का फ़ायदा होता है, वो एक है। और जो आपने टैगलाइन है आपका, स्विच ऑन स्विच ऑफ, वो भी मतलब अद्भुत है, क्योंकि यही तो एक्टिंग है। राइट। स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसी में पूरा ताना बुना रहता है, सब कुछ ताना बाना इसी में रहता है। तो वाकई आप जो कर रहे हो जॉइन फिल्म्स के माध्यम से, और जो आप इसके कर्ता धर्ता बने हो, मेंटर हो, ये अपने आप में मैं कहूँगा वीरेंद्र भाई, एक तरीके से आप सोशल वर्क कर रहे हो। और सोशल वर्क इसलिए कि न जाने कितनों की उम्मीदों को आप सहारा दे रहे हो, और चूंकि आपका दिमाग इतना विकसित है, इतना कुछ सोचता है, तो न जाने और भी आगे क्या क्या पनपेगा आपके दिमाग के भीतर। जैसे ये ऑनलाइन का सूझा, ऐसे और भी बहुत सी नहीं, इसके पीछे वजह भी थी राजपाल भाई, आप समझते हो। आप तो यहीं पे रहे, मुंबई में पले बड़े, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन के आपाधापी में जॉब करने लग गए। अब वो निकलना भी चाहते तो निकल नहीं पाते। तो मुझे लगा अगर ऑनलाइन के माध्यम से हो जाओ, और ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़ी खुशी होगी जान, क्योंकि आप तो जॉइन फिल्म से शुरू नीलम हुंडल हैं, 42 ईयर्स की थी, होम मेकर थी पंजाब में, जी पंजाबी का मेन लीड शो कर रही हैं। क्या बात है। हाँ, वाह। ऑनलाइन के माध्यम से। गिरीश ICICI बैंक में मैनेजर थे अहमदाबाद में, उन्होंने ऑनलाइन किया, और आज वो बॉलीवुड में मुंबई आ चुके हैं। वाह। जॉब छोड़ चुके हैं और मुंबई में आके काम कर रहे हैं वो।
तो ये जब होता है ना तो इसकी खुशी आप सोच नहीं सकते हो कि क्या। और सबसे बड़ी बात वीरेंद्र भाई, जैसे मैंने कहा सलमान भाई जो भी उनका चले, लेकिन वो चल रहे हैं दुआओं की वजह से। ऐसी ये दुआएं आपके साथ लग रही है, आपको न जाने कितनों की दुआएं, आप यहाँ बैठे हैं न जाने कितनों की दुआएं मिल रही होगी। बिल्कुल। तो ऐसा कह सकते हैं आपका कि जॉइंट बॉलीवुड अब जॉइंट मूवमेंट हो गया। अब मैं एक बात पे बड़ा वो हूँ कि जो आपने फिल्में और भी की, उसमें कई बार आपने नए कैरेक्टरों को, नए एक्टरों को भी उभरते हुए देखा, जैसे राजकुमार राव हैं और भी बहुत सारे। वो जब दरमियानी उसमें रहते हैं, जब उनको दुनिया नहीं पहचानती, लेकिन आपको तो पकड़ में आया था, आप तो पारखी हो कि यार ये तो बंदा कुछ करेगा। ऐसे कौन कौन से एक्टर रहे? मैंने एक फिल्म की थी जिसके अरबाज भाई प्रोड्यूसर थे, डॉली की डोली। उसमें सोनम कपूर हालांकि लीड में थे। तो उसमें मैंने काम पहली मर्तबा किया था राजकुमार राव और मोहम्मद ज़ीशान अयूब के साथ। तब मैंने देखा इस बार, मैंने ये दोनों निकल जाएंगे। उनका एक अलग एक्स फैक्टर था। ये है भाई, काम दोनों करने लगे, लेकिन इससे निकल पड़ेगी इनकी, मतलब ये बड़े लेवल पे जाएंगे, जो हुआ। हाँ, तो देखा, और जब श्रीकांत देखी मैंने तो एकदम मैं ये हो गया, मैंने मैसेज भी किया, लवली फिल्म। मैं बोला मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, तो ये मैंने देखा था दो को, और भी बहुत लोगों को मैं देखा है उभरते हुए, गिरते हुए, डाउनफॉल, गायब होकर, जैसे फरदीन खान के साथ किया था, फिर वो गायब होते हुए देखा है। ऐसे कितने लोगों को मैंने काम किया देखा है। 1, 2, 3 फिल्म की थी, तुषार कपूर, ईशा देओल, परेशान, सुनील शेट्टी, ब्रजेश शेट्टी, मुकेश तिवारी, संजय मिश्रा, कितने लोग थे। लेकिन उनमें से मैंने संजय भाई को तभी बोला भी था, संजय भाई देखो आप, संजय भाई भी कमाल निकले। मैंने 1, 2, 3 से ही मैंने बोला था उनको। वो आज भी मतलब मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे। तो संजय मिश्रा को तभी मैंने बोला था, मैं बोला ये पापा आपको देखो कहाँ लेके जाएगा। अरे हाँ, आज वो उनकी पहचान बन चुका है। और 1, 2, 3 फिल्म इतनी मकबूल नहीं रही, लेकिन वो कैरेक्टर बन गया, कैरेक्टर हिट हो गया। और संजय मिश्रा छा गए। ऐसे बहुत कम होता है, अमूमन गाना हिट होता है ऐसा, लेकिन ऐसे छोटा किरदार हिट हो जाए तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे रन फिल्म में विजय राज हिट हो गया। विजय राज हिट, कब्बा बिरयानी। हाँ, ऐसा विजय भाई के साथ भी मैंने 2 मरतबा काम किया। अच्छा। हाँ, तो ऐसा होता है। राइट। अब एक चीज़ यार, बड़ा वो उसमें मुझे बड़ा दुख भी है कि मैं जिन पुराने कलाकारों की बात करने वाला हूँ, उनका नाम शायद आज की जनरेशन नहीं जानती होगी, लेकिन आप गूगल करके जरूर सर्च करिएगा। मेरी बड़ी तमन्ना होती थी उनसे मुलाकात कर पाऊँ, लेकिन आपने रूबरू मुलाकात की, आप उनको पहचानते हो, इसलिए मेरा बात करने का और मन कर रहा है। जैसे जॉनी वॉकर साहब है ना, मैंने आपसे बात की, आपने उन पर भी जोर डाला। के एन सिंह साहब जो विलेन थे उस टाइम के, और गजब की एक्टिंग करते थे। मोतीलाल, तो ये इन लोगों से आपकी मुलाकात कैसे हो गई? मोतीलाल जी से नहीं हुई, बहुत पहले थे। हाँ, लेकिन वो गजब के एक्टर थे। गजब के एक्टर। इनफैक्ट आपने नाम लिया, मेरे ख्याल से वो स्पॉन्टेनियस नेचुरल पहले कलाकार रहे, और खासकर तब फारसी दौर चल रहा था, लाव ड्रामा, उन दौरान वो इतनी एक्टिंग, वो और सौरभ मोदी भी, हाँ, वो दोनों सेम तरह के थे। लेकिन ये है कि मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ कि सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मैं बहुत दिग्गज महान तब के एरा वालों के साथ, कलाकारों के साथ मुखातिब हुआ हूँ। जैसे जॉनी वॉकर के साथ मैंने बहुत गप्पे लड़ाए हैं, बातचीत की है। फिर अच्छा, जॉनी वॉकर सब सुना है, बहुत संजीदा व्यक्ति थे। बहुत संजीदा व्यक्ति थे। और उनको मतलब बहुत लाइफ को बहुत नज़दीक से देखा था उन्होंने, और उन जीवन के सारे पड़ाव को सहा था। तो उनसे बेहतर एक्सपीरियंस और किसी के पास नहीं हो सकता। और खास बहुत सारी बातें शेयर की, तो वो एक है। फिर और जब हम किसी क्लोज जाते हैं ऐसे, जैसे आपने कहा संजीदा, तो सच में उनका नया एंगल देखने को मिलता है। और फिर पता चलता है कि कॉमेडी तो वो कर रहे हैं, और इसलिए आनंद में वो संजीदगी दिखेगी आपको। राइट। हाँ, दिखाई दी थी। राइट। अगर आप नोटिस किया होगा तो वैसे था। फिर बाद में मैं कवि प्रदीप जी से मिला हूँ। ओहो। के सिंह से उनके लास्ट स्टेज में मिला हूँ। भगवान दादा से मिला हूँ। भगवान दादा से मिला हूँ। फिर महमूद भाईजान से मिला हूँ। तो ऐसे में काफ़ी लोगों से मेरा राब्ता रहा है पहले। बहुत लोगों से मिला हूँ, याद भी नहीं, याद दिलाएंगे तो याद आ जाएगा। कहते हैं कि अगर आपको बड़ा बनना हो तो कुछ बड़े लोगों से मिलते रहना चाहिए। बहुत है ना, उनसे जो सीख मिलती है, जो सोबत उनका असर डालती है, वो बड़ा होता है। लेकिन
अब हम देखते हैं कि कई लोगों ने यही मेल मुलाकात को कम कर दिया है, पुराने लोगों को पुराना कह के छोड़ना शुरू कर दिया, ओल्ड स्कूल कह के बोल के हटाना शुरू कर दिया है। क्या इससे एक फ़र्क आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब हम कोई फील्ड में होते हैं, जैसे हम आप बॉलीवुड के हैं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम हमारे आसपास अभी और तभी हम सबसे अवगत रहें। हमको सबका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं, मतलब मुझे बड़ा अटपटा लगता है जब कोई बोलता मैं नहीं जानता हूँ उनको, या मुझे नहीं पता, तो गलत है। राइट। आप अगर इस फील्ड में हैं तो आपको सब नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं डंके की चोट में वीरेंद्र भाई कहता हूँ कि मैं आई एम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉलीवुड। मुझे फिल्में जब शुरू हुई, साइलेंट एरा से लेकर अब तक, मुझे बहुत नॉलेज है, बहुत इल्म है, और उसमें मज़ा भी आता है। जैसे आज की टाइम में किसी को जो कन्हैयालाल नहीं मालूम है, उन्हें बलराज साहनी नहीं मालूम है जी, अलग अलग एक्टिंग के वो थे स्तंभ। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो इसमें फिर वो होता ही है कि नॉलेज पार्टेड इज नॉलेज गेन। राइट। तो वो भी एक होता है। तो राजकुमार भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने उसको बहुत एंजॉय किया, क्योंकि आपके साथ जब भी बैठता हूं तो आप जितनी साफगोई से बात रखते हैं और जितना दिल खोल के बात रखते हैं, और उसमें आपकी नीयत बहुत साफ़ होती है कि जो देखने वाला है, सुनने वाला, उसकी लाइफ में कुछ जाए। जो आपने समय को लेकर बात कही, जो आपने बाकी चीज़ों को लेकर बात कही, रियली थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए, उसके लिए, चीज़ों के लिए। और फिर आगे भी ऐसी आपसे मुलाकात होती रहेगी, कुछ ना कुछ नई बातें करते रहेंगे, ताकि आज की जनरेशन को, आज के एक्टरों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। आज के एक्टरों को आपकी तरफ से कुछ एकदम टॉप टिप? मेरा मानना है कि सबसे पहली बात तो अगर एक्टिंग में आप आना चाहते हैं तो फिर पूरी तरह से अपने आप को झंझोर दें और एक्टिंग को सीरियसली तब परस्यू करें जब आपको लगने लगे कि यू आर नॉट पेसिमिस्ट और आप इसके अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे, जब आप कलाकार बनना चाहते हैं तो आपका अध्ययन करना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है, और वो अध्ययन हर चीज़ का होता है। सोसाइटी का अध्ययन, आपका किताबों का इल्म, हर एक चीज़ आपको बारीकी से आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एनहांस करती है एज एन एक्टर ग्रो करने में। तो प्लीज़ सोच समझ के आए और अंधी दौड़ में ना दौड़े। जैसे हमारे भाई वीरेंद्र भाई मेंटोर बैठे हैं, ऐसे लोगों का आप सहारा ले और ऐसे लोगों का हाथ थामे जो आपको जेन्युइनली वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। राइट। तो जैसा मैंने अभी पॉडकास्ट के शुरू में कहा था कि मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा और आपको कमेंट में बताना होगा, तो आपको ये बताना है कि आज के पॉडकास्ट में राजकुमार भाई ने बिल्कुल क्लियरली बोला है इन्होंने कितनी एड फिल्में की हैं, कितनी फिल्में की हैं और कितनी इन्होंने वेब सीरीज़ की है, शॉर्ट फिल्में की हैं। वो नंबर अगर आप मुझे कमेंट में बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, पॉडकास्ट को पूरा देखा है। अदरवाइज आपने थोड़ी बहुत चीटिंग करी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।